ये स्लो डाउन हमारे ये क्या सिर्फ हमारी इनएफिशिएंसी का नतीजा है या फिर इनोवेशन की कमी है या वगैरह वगैरह? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज, इंटरनल पॉलिसीज जो हैं उसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं, परंतु कुछ असर जो है वो आपका ग्लोबल सिचुएशन के कारण आया है। अगर हम देखें जिस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट्स अभी पिछले कुछ महीनों में नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहा है, जो लेटेस्ट नंबर था वो -14.8% मंथली नेगेटिव नंबर आया था। तो अगर हम देखें जो गोल्डन पीरियड हमारी इंडियन इकोनॉमी का था 2003-04 से लेके 2007-08 तक, जिस पीरियड में हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट, चाहे वो हम आईआईपी से देखें या हम जीडीपी देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, बहुत अच्छी रफ्तार से बढ़ी। ये वो टाइम था जब रुपया एप्रिशिएट होने के बावजूद भी इंडियन एक्सपोर्ट डॉलर टर्म में, जो एक तरह से रियल वैल्यू माना जाता है, 20 से 25% की रफ्तार से ग्रो किया। और यही वो पीरियड था जिस समय ग्लोबल इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में थी। अब जैसे ही ग्लोबली आपका यूरोप और आपका यूएसए में हालात बदतर हुए, खराब हुए, उससे बदतर हुए, हमें देखने को मिल रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा डाउन हो रहा है, नेगेटिव। इंपोर्ट डिपेंडेंस हम लोगों की बहुत ज्यादा है और उसके कारण हमारा डॉलर जो एक्सचेंज रेट पे बहुत सारी बातें थी जो हमने देखी नहीं थी, हमारी राह में जो पत्थर थे, और हम इसलिए खुश थे कि दुनिया भी तेजी से बढ़ रही थी और हमारे भी अच्छे नंबर आ रहे थे। लेकिन जैसा रमेश वासवानी ने कहा कि बहुत बड़ा मार्केट है जो अनटैप्ड है, क्या उसको टैप करने से, वहां पर कुछ काम करने से ये इकोनॉमी संभल सकती है, या फिर अमेरिका और यूरोप की सुस्ती से हम उबर सकते हैं? कुछ और ऐसी बातें मनी मंत्रा में थोड़ी देर में। मनी मंत्रा में हम बात कर रहे हैं भारत की इकोनॉमी की, खासकर तब जब उसके नंबर को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या नंबर का माजरा है? मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत 5.1% ग्रो करेगा, 5.8% नहीं। उनका कहना है कि एक डीपर मैक्रो स्ट्रेस सिनारियो बन गया है, मतलब ये अगर वाकई ऐसा होता है तो 4% के आसपास ग्रोथ पे आ सकती है। ये सिर्फ मॉर्गन स्टैनली है, बाकी बहुत सारे, और हमारे साथ फिच रेटिंग से बैठे हुए हैं, बाकी बहुत सारे लोग ये दिखा चुके हैं कि उन्हें गड़बड़ लग रहा है, कुछ जिस तरह से भारत को ग्रो करना चाहिए या ग्रो कर रहा था वैसे नहीं कर रहा। ये भी चिंता जता जा रही कि बारिश में थोड़ी बहुत कमी जो थोड़े वीक पहले रजिस्टर हुई थी, उससे महंगाई और बढ़ सकती है। क्रिसिल और सीएलएसए ने 5.5% का एस्टिमेट रखा है, सिटी बैंक ने 5.4% का रखा है। ये सब बातें परेशान कर रही हैं। क्या मायने ये मैं पूछने जा रहा हूं, लेकिन आपको अभी यहां एक और जल्दी से एक बात बता दूं। फिक्की के बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे में उनका जो इंडेक्स है वो जाकर पहुंचा है 51.8 पर अगले साल की ग्रोथ के लिए, जो कि पिछले साल 60.3 था पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में। यानी जो बहुत सारे बिजनेस लीडर्स हैं जो फिक्की से जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये ग्रोथ आगे होने नहीं वाली है। 73% कंपनीज रिपोर्टेड वीक डिमांड टू बी अ कंस्ट्रेनिंग फैक्टर। फिक्की के सर्वे में 50% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिलीव दैट जीडीपी ग्रोथ कुड बी लेस देन 5.5%। उधर एक सीआईआई का स्नैप पोल है नेशनल काउंसिल का, उसमें मोर सीईओज आर पेसिमिस्टिक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, दे एक्सपेक्टेड टू बी बिलो 6%। उनका कहना है कि इंक्रीज्ड कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू इन्फ्लेशन एंड डिमांड साइड, उसमें इन्फ्लेशन का रोल वो बता रहे हैं 65% और डिमांड साइड 36%। ये सब बातें उनका मोटा मोटा समझ में ये आता है कि कारखानों में काम पहले से कम हो रहा है और आगे भी बहुत तेजी से उसके बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई घाटे में सब कुछ चला गया। अरुण, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सेंटिमेंटल है या माहौल जितना है उससे ज्यादा हाइप हो गया है? महराज, अपन दो सेक्टर की बात करें जो रूरल इकोनॉमी या 2 टियर 3 टियर टाउन के ऊपर बेस्ड है। एक है ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर की जो अपन सेल देखें, उस टू व्हीलर की सेल में अभी भी एक स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है और जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो प्राय करके मेरे पास में ब्रेकअप नहीं है क्योंकि कंपनी देते नहीं है, लेकिन मेजर सेल जो टू व्हीलर की आ रही है वो इंडिया की रूरल इकोनॉमी के बनिस्पत के कारण आ रही है। अगर अपन कंज्यूमर गुड्स की बात करें, क्योंकि छोटे शहरों में डिमांड है और वो मीट की जा रही है, वहां पे ग्रोथ देखी जा रही है। ये दो सेक्टर को हटकर अगर देखें तो कहीं पे भी आपको ये ऑप्टिमिज्म नहीं दिखता
कि 2 टियर 3 टियर जो इंडिया की रियल स्ट्रेंथ है वहां के कारण आपको एक कंफर्ट मिलता है कि शायद सब चीज ठीक हो जाएगी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, फिस्कल डेफिसिट, जिसके कारण जैसे आप ही के शो पे एक सज्जन कह रहे थे कि जो पैसा मिलना चाहिए कॉर्पोरेट इंडिया को वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सरकार का घाटा पूरा करने के लिए जा रहा है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट में कमी होनी जो बहुत आवश्यक है इंडस्ट्री में ग्रोथ आने के लिए, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के लिए, वो काफी समय से अटका हुआ है और लगता नहीं आने वाले कुछ दिनों में ही इसमें एक सुधार होगा। रमेश, देखिए, आप मेरे से पूछ रहे थे इनोवेशन के बारे में, तो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि हम अपना काम करने का तरीके में इनोवेट करें, ना केवल प्रोडक्ट डिजाइन में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, और उसी से हमारी इंटरनल एफिशिएंसी बढ़ती है और ग्राहक को प्रोडक्ट एक तरीके से सस्ते दाम में भी मिल सकता है, कुछ कॉस्ट जो उस पर लोड होती हैं वो घट सकती हैं और सर्विस भी इंप्रूव हो सकती है। तो हर एक कंपनी को इस वक्त फोकस करना है कि काम करने का तरीका कैसे रीइन्वेंट करें, कैसे उसको सुधारें। लेकिन बात कुल मिलाकर आती है कंजम्पशन पर कि कारखानों में नया पैसा नहीं आ रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? इसके भी साइन साफ साफ दिखने लगे हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो बहुत कम हुआ है, बहुत डिक्लाइन आया। कुछ क्वार्टर में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ मैं थोड़ा सा बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरिंग व्यू रखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक नेसेसरी कंडीशन तो है, पर वो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। अगर आज की डेट में भी जो हमारे प्रोजेक्ट डिलेज हो रहे हैं, कारण अब आप एक चीज लगाइए, पॉस्को का जो FTI का प्रोजेक्ट था वो पिछले कोई 5-7 साल से ऑन टेबल है। वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा FTI प्रोजेक्ट था, परंतु वो किस लिए नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट हो पाया? उसके पीछे कारण क्या है कि आपका R&R पॉलिसी जो है, रिसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, एनवायरमेंट क्लियरेंस, उन सब के कारण वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। तो चाहे इंटरेस्ट रेट कम होने के बावजूद भी जब तक ये पॉलिसी जो स्लो डाउन है, जिसके कारण हमारे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरमेंट क्लियरेंस और बाकी सब चीजों की प्रॉब्लम है, तब तक इन्वेस्टमेंट रिवाइवल बहुत मुश्किल है। इंटरेस्ट रेट से कुछ फर्क पड़ेगा, परंतु जब तक हमारा क्लियरेंस और जो पहले लाइसेंस परमिट राज होता था, जो काफी हद तक रिमूव हो गया, परंतु अब भी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम रह गई हैं, जिसमें क्लियरेंसेज और लैंड एक्विजिशन उसमें सबसे बड़ी हर्डल है। अगर आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर दें पर आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन से, ब्राउनफील्ड जो आपकी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उसमें आप कुछ एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऐड नहीं कर पाएंगे बनिस्बत जब आप ग्रीनफील्ड नया प्रोजेक्ट लगाएंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, नया कारखाना लगाएंगे, उसमें आप ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगे। और जैसे ही आप उस किसी नई जगह पे वो रोजगार फैक्ट्री लगाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट उस रूरल इकोनॉमी में या सेमी अर्बन इकोनॉमी में जो होता है उसके बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अरुण केजरीवाल, हम यहाँ पे ये बात करें कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए एक बड़ी बात जो देवेंद्र कह रहे हैं, एक बड़ी वजह यह है कि रिफॉर्म्स नहीं है, फैसले जल्दी नहीं होते। तो स्लो डाउन सिर्फ इकोनॉमी के नंबर में नहीं है, स्लो डाउन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में है, पॉलिसी रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने महराज। अगर अपन देखें कि पिछले 1.5-2 साल में जो भी घोटाले सामने आए हैं, चाहे आप उसे टेलीकॉम कीजिए या आप अब ये जो कोल का जो हो रहा है, ये सब से एक तरह से एक पॉलिसी पैरालिसिस जो वर्ड काफी समय से सुनने को आ रहा है वो हो गया है। अगर आप दूसरा देखें, मौजूदा जो हालात है, 2014 मई में इलेक्शन ड्यू हैं और ये जो बजट आने वाला है फरवरी 2013 में, ये एक पॉपुलिस्ट बजट होगा क्योंकि इस सरकार का ये आखिरी बजट होगा इलेक्शन के पहले। तो अब अपने पास जो समय बचा है वाकई में रिफॉर्म करने के लिए, वो लगभग 5 महीने बचे हैं। और जो मौजूदा स्तर है, जो स्थिति है दिल्ली में, उसमें लगता है कि किसी भी पार्टी को कदम जो उठाने हैं, कड़क उठाने हैं, एक जिसे कहते हैं बाइट द बुलेट करना है, शायद मौजूदा स्तर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कंपेलिंग रीजंस हैं उनके नहीं करने के लिए, और इसके कारण जो स्थिति बन रही है, देश सफर कर रहा है।
और मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक ठोस कदम ले सकता है। ये एक ठीक है ये कहना